एक अखबार ने किसी प्रसिद्ध अपराधी के फांसी लगने के अवसर पर सचित्र लेखमाला दी थी। उसी में ये तस्वीर भी छपी थी। यहां तो गंडासे की मशीन जमीन पर ही खड़ी थी और जितनी चौड़ी मैंने सोच रखी थी उससे काफी कम चौड़ी थी। मुझे तो मशीन में भी ऐसी कोई खास बात नहीं लगी थी। मुझे देखकर भी बड़ा अजब अजब लगा कि अभी तक इस मशीन का मुझे ख्याल क्यों नहीं आया। उस तस्वीर में जिस चीज ने सबसे ज्यादा मेरा ध्यान खींचा था वो थी गंडासे की मशीन की साफ सुथरी शक्ल। उसका चमचमाना और बनावट की सफाई देखकर किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला के यंत्र की याद आती थी। आदमी जिसके बारे में कुछ नहीं जानता उसे खूब बढ़ा चढ़ाकर सोचता है, लेकिन इस समय मुझे मानना पड़ा कि गिलोटीन से गर्दन काटना तो बड़ा ही आसान और सीधा है। जिस धरातल पर आदमी खड़ा होता है उसी पर मशीन होती है और वो मशीन की तरफ इस तरह कदम कदम बढ़ता है मानो अपने किसी जान पहचान वाले से मिलने जा रहा हो। लेकिन एक तरह से ये भी गुनाह बेलज्जत ही है। मचान पर चढ़ना अर्थात दुनिया को नीचे छोड़कर ऊपर उठना। कल्पना को कुछ तो सहारा देता होगा, और यहां तो ले देकर मशीन ही सब पर छाई रहती है। हल्की सी शर्म लेकिन बेहद कुशलता के साथ अपराधी को पकड़ा और निहायत होशियारी के साथ उसकी गर्दन उड़ा दी। उषाकाल का समय और मेरी अपील, ये दो बातें और थी जिनका ख्याल हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता था। यूं कोशिश में भरसक करता था कि अपने मन को इन विचारों से हटाए रखूं। चित्त लेट जाता और मन को खींच खींच कर आकाश का अध्ययन करने में उलझाए रखता। रोशनी हरी पड़ने लगती तो जान लेता कि अब रात होगी। विचारों के प्रवाह को भुलाए रखने के लिए दूसरा काम मैं अपने दिल की धड़कन सुनने का करता। सोच ही नहीं पाता था कि इतने दिनों रात दिन मेरी छाती से लगी रहने वाली ये नन्ही मुन्नी धड़कनें कभी एक दिन सहसा बंद भी हो सकती हैं। कल्पना कभी मेरे स्वभाव का प्रमुख गुण नहीं रही, फिर भी मैं देख लेने की कोशिश करता कि एक दिन जब मेरे दिल की ये धड़कनें मस्तिष्क में ध्वनित प्रतिध्वनित होनी बंद हो जाएंगी तब मुझे कैसा लग रहा होगा। लेकिन दिमाग काम ही नहीं करता था। वहाँ तो उषाकाल और अपनी अपील छाई रहती, और तब ये मानकर मैं हथियार डाल देता कि विचार प्रवाह को प्राकृतिक मार्गों से जबरदस्ती हटाने की कोशिश करना सरासर बेवकूफ़ी है। इतना मुझे पता था कि बुलावा हमेशा सुबह तड़के ही आता है, इसलिए सारी रात सचमुच पौ फटने की राह में जागते ही बीतती। मुझे कतई अच्छी नहीं लगता कि अचानक कोई बात और मैं ठगा सा रह जाऊं। चाहता हूं मेरे साथ कुछ भी क्यों ना गुजरे, मैं हमेशा कमर कसकर तैयार रहूं। इसलिए दिन में जब तब झपकी लेने और रात भर जागकर काले आसमानी गुंबद में पौ फटने के पहले आसार खोजने की आदत डाल ली थी। सबसे अधिक कष्टप्रद समय मेरे लिए रात का वो धुंधला अनिश्चित पहर होता था जब कहा जाता है बुलाने के लिए आते हैं वो। एक बार तो मैं आधी रात से ही कान खड़े करके आहट लेता रहा। मेरे कानों ने इतनी तरह की आवाजें, इतनी हल्की हल्की आहटें शायद इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन इतना कहूंगा कि इस मामले में गनीमत यही रही कि इस बीच मैंने कभी किसी के कदमों की आहट नहीं सुनी। माँ कहा करती थी कि आदमी कैसे भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, उसका मन सहारे के लिए सुख की कोई ना कोई किरण जरूर खोज निकालता है। रोज सुबह तड़के ही जब आकाश रोशनी से जगमाने लगता और मेरे कमरे में प्रकाश का ज्वार उमड़ता, उस क्षण मुझे उनकी ये बात सही लगने लगती, क्योंकि उस समय किसी के भी कदमों की आहट सुनाई पड़ सकती थी और हर पल मुझे लगता था कि अब मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ। पत्ता भी खड़कता तो मैं दौड़कर दरवाजे के ठंडे ठंडे खुरदरे काट से कान लगाकर सुनने लगता कि कहीं कोई आ रहा है क्या, और इस आहट को ऐसे ध्यान से सुनता कि कुत्ते जैसी जल्दी जल्दी हाँफती खुर खुर करती अपनी ही सांस सुनाई देने लगती। लेकिन जैसे तैसे आखिर ये समय भी बीतता। मेरी छाती फटने फटने को होकर भी रह जाती और मुझे सांस लेने के लिए फिर 24 घंटे का मध्यांतर मिल जाता। अब शेष सारे दिन दिमाग में अपील की बात चला करती।
जो कुछ हाथ में था उसके देखते हुए उसी के भीतर से ज़्यादा आशा दिलासा सूंत लेने की दृष्टि से मैंने एक तरकीब सोच निकाली। मैं पहले बुरे से बुरे परिणाम को सोचता और फिर आगे बढ़ता। जैसे मान लो मेरी अपील खारिज हो गई, यानी अब तो मरने के सिवा कोई चारा नहीं, अर्थात औरों से पहले बिस्तर समेटना होगा। यहीं मैं मन ही मन अपने को चेतावनी देता, मगर इसे तो बच्चा बच्चा जानता है कि जिंदगी जीने के काबिल है ही नहीं। और तब मैं जरा ऊपर उठकर देखता तो लगता कि आदमी 30 की उम्र पर मरे, 70 की उम्र पार करके मरे, उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरे स्त्री पुरुष तो बने रहेंगे, दुनिया जैसी चलती है चलती चली जाएगी। दूसरे मरूं आज या आज से 4 साल बाद, मरना तो है ही एक दिन। लेकिन जाने क्यों इस प्रकार के चिंतन से जैसी शांति मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिलती थी। जिंदगी के जितने वर्ष जी और भोग कर काटे हैं उनका ख्याल ही दिल में हुक पैदा कर देता था। खैर, इस पर तो मैं मन को तर्क वितर्क करके समझा लेता। सोचता मान लो एक दिन मेरी उम्र पूरी हो गई और मौत ने मुझे चारों ओर से घेर लिया, तब क्या होगा। अच्छा, जब यही तय है कि मौत से कोई छुटकारा नहीं है तो फिर मृत्यु का रूप चाहे कोई भी हो, परिणाम तो वही है। अस्तु मुझे अपने अपील खारिज होने को हर तरह से तैयार रहना चाहिए, लेकिन इस अस्तु तक आने की तर्क प्रणाली को बीच में ही बिखरने न देना कोई आसान काम नहीं था। इस प्रकार जब इन सारी स्थितियों के लिए मन को तैयार करता हुआ मैं इस जगह आ पहुंचता, तब कहीं जाकर अपना ये अधिकार मानता, यानी मन को इतनी छूट देता कि अब दूसरी बात पर विचार कर डाला जाए कि अच्छा मान लो मेरी अपील मान ली गई। उस समय तन मन में जो आनंद और उल्लास का फव्वारा फूट पड़ेगा, आंखों से आंसू बहने लगेंगे, उस सब को संभाल पाना भी तो एक मुसीबत होगी। लेकिन चाहे जो पसलियों को तोड़कर बाहर आते दिल पर संयम रखने और अधीर मन को संभालने का काम करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अपील मान लो स्वीकृत भी हो जाए, फिर भी इस प्रकार की संभावना तक आने के लिए विचारों को कोई क्रमबद्ध श्रृंखला तो देनी ही चाहिए, वरना अपील खारिज हो जाने वाली पहली तर्क प्रणाली के सामने इस आशा का आधार बड़ा लचर लगेगा। इस प्रकार जब इस तरह मन को समझा लेता, तब कहीं जाकर मन को शांति मिलती। शांति मिलती तो सही, यही गनीमत थी।